नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी और ये है दी LallanTop.com का न्यूज रूम। देश में अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सियासी बर्तन में उबाल आ रखा है। दक्षिण में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं संगठन तो संभाल लूं, पर ऐसा ना हो कि पनीर सेल्वम आए और मेरे हाथ से शशिकला और फिर दिनाकरन की तरह संगठन भी चला जाए। थोड़ा और ऊपर आते हैं तो सिद्धारमैया अपने बचे खुचे कार्यकाल को मजबूत करने में लगे हैं और उधर कर्नाटक में जो दूसरा धड़ा है, एस.एम. कृष्णा के नेतृत्व वाला धड़ा, कृष्णा पहले ही आ चुके हैं, बाकी लोग भी फूट फूट कर बीजेपी की तरफ जाने की कवायद में लगे हैं। महाराष्ट्र में अलग ही खिचड़ी पक रही है। शिवसेना कभी तो कहती है कि मोहन भागवत को राष्ट्रपति बनाओ और कभी कहती है कि शरद पवार का नाम भी बुरा नहीं है। उधर शरद पवार जो 1999 की एक शाम अपने दो साथियों के साथ खत लिखकर कांग्रेस से अलग हो गए थे सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर, वो कल 5 बरस के बाद सोनिया गांधी के घर यानी कि 10 जनपद गए। खबरें आ रही कि शायद शरद पवार को विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर पेश किया जाए। इन खबरों को मजबूती देने के लिए कभी तो ममता बनर्जी नवीन पटनायक से मिलती हैं, महज 9 मिनट का वक्त देते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री। कहते हैं कि नवीन अब तक नाराज है ममता से। क्यों? क्योंकि ममता ने ऐन मौके पर पिछले चुनाव में पीए संगमा को दिया समर्थन वापस ले लिया था और प्रणब मुखर्जी के हक में बैठ गई थी। और बीजू जनता दल का नेता इस बात से अभी तक नाखुश है। नीतीश कुमार अलग ही कवायद चला रहे हैं। कहा जा रहा है कि जैसे शराब के खिलाफ अभियान चलाया, शराबबंदी का फैसला लिया, वैसे ही अब दहेज के खिलाफ अभियान चलाएंगे। उधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव गुस्सा हो जाते हैं जैसे ही कोई पत्रकार उनसे चाचा से जुड़ा सवाल पूछता है। फिर अखिलेश क्या करते हैं? सवाल का जवाब नहीं देते हैं, पत्रकार की कमीज का रंग देखते हैं और अपनी जीक्यू के हिसाब से, अपनी जीके के हिसाब से तय करते हैं कि इसने इस रंग की कमीज पहन रखी है तो ये किस दल से पगार पाता होगा छुपे रूप में। और उसके बाद सवाल का जवाब देने की बजाय उस पत्रकार की निष्ठा पर सवाल उठाने लगते हैं। अखिलेश यादव जी, आंखें खोल लीजिए, सत्ता जा चुकी है, जनता ने आपको नकार दिया है, आत्मावलोकन का वक्त है, कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। आत्मावलोकन, हार, पराजय का विश्लेषण, ये सारे शब्द इस वक्त जिस शख्स पर सबसे ज्यादा मौजूद हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल और हमारे दो इन हाउस केजरीवाल विशेषज्ञ कुलदीप सरदार और ऋषभ प्रतिपक्ष। इनके पास एक जादुई फॉर्मूला है। आप में से कोई जिसके ट्वीट को अरविंद केजरीवाल पढ़ते हो, कोई जिसकी अरविंद केजरीवाल के दफ्तर तक सीधी पहुंच हो, कोई जो अब भी झाड़ू पर सवार हो, जिसके भीतर का हैरी पॉटरत्व अभी तक बचा हुआ हो, वो अरविंद केजरीवाल को कहे कि इस लाइव को देखें और इसके निष्कर्षों को और इन दो महानुभावों की सलाहों को अमल में लाएं। क्यों? क्योंकि एमसीडी चुनाव में हार के बाद केजरीवाल भले ही ना कहें, लेकिन उनके सिपहसालार, फिर चाहे वो गोपाल राय हो, चाहे अलका लांबा या फिर मनीष सिसोदिया, जिनके खुद की पटपड़गंज विधानसभा के 4 वार्ड में से सिर्फ एक वार्ड में उनके झाड़ू का कैंडिडेट जीता, वो भी 7वें और आखिरी राउंड की मतगणना के दौरान। उनको ये जानने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी का रिवाइवल कैसे हो सकता है। हमारे इन हाउस एक्सपर्ट्स के पास एक कमाल की कुंजी है जिसके दम पर आम आदमी पार्टी अभी भी उभर सकती है और पंजाब की, गोवा की एमसीडी की हार को पीछे छोड़ सकती है। मुझे लग रहा था कि ये लोग, जैसे एआईएडीएमके में विलय की बात चल रही है, वैसे ही ये फॉर्मूला लेकर आएंगे कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को वापस लाया जाए, जिसका जिक्र कल मैंने किया भी था। लेकिन ये लोग मेरे प्रस्ताव पर हामी नहीं भर रहे हैं, ये अलग ही दूर की कौड़ी बटोर के लाए हैं। बताइए कुलदीप जी, आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस अब यहां से, इस पॉइंट से कैसे सुधर सकती है, जबकि आज सुबह संजय सिंह और दुर्गेश पाठक ने भी पंजाब के प्रभारी और सह प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया है? मेरी सलाह ये है, और मैं और ऋषभ भी इस पर बात कर रहे थे और कल भी 2-4 लोगों से हमारी बात हो रही थी कि चूंकि अब सारी लड़ाई परसेप्शन की हो गई है और विकास कार्यों के आधार पर
आप चुनाव जीत जाएंगे सिर्फ विकास के कार्य करा करके, ऐसा लगता नहीं है। पिछले कुछ चुनाव के ट्रेंड भी ऐसे रहे, और खासकर एमसीडी में पिछले 10 साल में भाजपा का कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा, इसके बावजूद वो लोग बड़े अंतर से जीते। तो इसलिए इस भूमिका के तौर पर मैं आपको 2-3 ट्वीट पहले दिखाना चाहता हूँ। रजत से मैं चाहता हूँ कि वो सबसे पहले डॉक्टर राहत इंदौरी का ये शेर पढ़ाएं। इन्होंने कल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और अलका लांबा 3 लोगों को मेंशन करते हुए एमसीडी रिजल्ट हैशटैग लगाते हुए एक शेर ट्विटर पे मारा। वो शेर था कि मत सिखा लहजे को अपने बर्छियों के पैतरे, जिंदा रहना है तो लहजे को जरा मासूम कर, टूट कर बिखरी हुई, ऊपर करो, टूट कर बिखरी हुई तलवार के टुकड़े समेट और अपने हार जाने का सबब मालूम कर। तो ये इंट्रोस्पेक्शन की इन्होंने सलाह दी इस तरीके से। और डॉक्टर कुमार विश्वास ने उन्होंने भी कल 2 शेर कहे। उन्होंने भी सीधे तौर पर कोई भी स्टेटमेंट बयान जारी नहीं किया, लेकिन 2 शेर उन्होंने कहे। एक तो ये कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, दुष्यंत कुमार का मशहूर। और तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है, हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। शायद ये अनवर जलालपुरी का शेर है, मुझे ठीक से याद नहीं, शायद उन्हीं का है। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया 19 घंटे पहले, और शुरू में जैसे ईवीएम पर तमाम आरोप लगाने के बाद अंततः उन्होंने भाजपा को एमसीडी में जीत की बधाई दी, और ये भी कहा कि दिल्ली सरकार एमसीडी के साथ मिलकर के दिल्ली के विकास के लिए काम करने को तैयार है। तो ये इस पूरे मामले की भूमिका है। तो अब इस जो मैं बात कह रहा था कि परसेप्शन की इस लड़ाई में परसेप्शन को बेहतर बनाना है। अरविंद केजरीवाल के लिए पिछले कुछ समय में दिल्ली वासियों का परसेप्शन खराब हुआ है, तो इसकी एक रणनीति ये हो सकती है, जो सुझाव मैं अपनी तरफ से आम आदमी पार्टी को दे रहा हूँ, वो ये हो सकता है कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों के चीफ अलग अलग रहें, बदल दिए जाएं। तो दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, और आम आदमी पार्टी की कमान जो संयोजक पद है उनका, वो किसी और को दे दिया जाए। और इस समय उसके लिए सबसे मुफीद आदमी और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियतावादी राजनीति, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स को सूट करने के लिहाज से सबसे मुफीद नाम डॉक्टर कुमार विश्वास का है, जो पिछले दिनों एमसीडी चुनाव से पहले नाराज भी थे। कुमार विश्वास को आपका संयोजक बनाया जाना कई स्तरों पर विवाद का रूप भी ले सकता है, और लोगों को लग सकता है कि ये क्या बात कही जा रही है। जो कभी कभी ऐसा लगता है कि पार्टी का पार्ट टाइमर पॉलिटिशियन है, उसको आप पार्टी का संयोजक बनाने जा रहे हैं। लेकिन इसके मेरी थ्योरी के हिसाब से इसके असंख्य फायदे हैं, कुछ जोखिम जरूर हैं इसमें, और ज्यादातर जोखिम अरविंद केजरीवाल की अपनी सुरक्षाओं से जुड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं सब बताऊंगा। पर पहले मैं नहीं, और क्या होगा कि एक लंबा डिस्कशन में एकालाप हो जाएगा। मेरे पास पर्याप्त चीजें, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के इस पर क्या विचार हैं। एक शुरुआती वो ले लेते हैं, फिर जो सर मैं बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल की छवि कैसे बनी नेगेटिव पॉलिटिक्स की। शुरुआत हुई थी, मतलब 3-4 मेजर इसमें माइलस्टोन्स हैं। शुरुआत हुई कि मतलब द लास्ट एक्शन हीरो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, वैसे शुरुआत हुई जनवरी 2015 में। केजरीवाल ने शाजिया इल्मी, किरण बेदी सब पर आरोप लगाया था दिल्ली चुनाव से पहले कि आप लोग निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही हैं, और यही आरोप उन पर लगा है जनवरी 2017 में। जनवरी 2017 में दिल्ली के कोर्ट ने केजरीवाल को कहा कि आपके कमेंट से क्रिकेटर्स को धक्का लग सकता है, जो कि कमेंट था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का फेवर मांग गए हैं डीडीसीए के अधिकारी। केजरीवाल ने आरोप लगाए थे। इन चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं मिला, तो धीरे धीरे उनकी ये इमेज बन गई। जैसे कि उन्होंने मुकेश अंबानी के खिलाफ भी आरोप लगाए और उसका कोई प्रूफ नहीं दिला पाए, तो विदाउट प्रूफ आप लगातार आरोप लगाते चले गए। 2016 में प्रधानमंत्री को इन्होंने साइकोपैथ, कावर्डिंग की चीजें बोली थी, पागल कायर। हाँ, पागल कायर। डिमोनेटाइजेशन पर भी इन्होंने बिल्कुल ही जनता के मूड को नहीं भांपा और लगातार विरोध करते रह गए। ये केजरीवाल की सबसे बड़ी, मतलब अगर निगेटिव पॉलिटिक्स के हैं तो उसका सबसे बड़ा पहलू यही रहा है कि जनता के मूड को भांपने में नाकाम रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन सारी थ्योरीज और एम्बिशंस और इरादों से अलग व्हाट्सएप पर एक अलग दुनिया चलती है, एक अलग थ्योरी चल रही है, और वाकई में असली राजनीति वहाँ खेली जा रही है। जो लोगों को, जो अपने हिसाब से लोग परसेप्शन बना रहे हैं, जैसे कल आप बता रहे थे कि हेजेमनी शब्द का नया वो डेफिनेशन बना है, जो
मतलब कल हम बात कर रहे थे बार बार राजनीतिक शिष्टाचार और विनम्रता की। तो हम कह रहे थे कि स्वराज पार्टी के इस चुनाव लड़ने में जो एकमात्र बात रेखांकित करने वाली है वो योगेंद्र यादव की विनम्रता है कि वो कह रहे हैं कि मैं 0 की उम्मीद कर रहा हूँ, वोट परसेंटेज के नतीजों का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे उम्मीदों के मुताबिक एक भी सीट नहीं मिली। ये विनम्रता हमने आम आदमी पार्टी से पिछले कुछ दिनों में विलुप्त होती देखी है। तो वो जो मैंने राहत इंदौरी का शेर शुरू में पढ़वाया दिखाया आपको, उसमें वो कहते हैं मत सिखा लहजे को अपनी बर्छियों के पैंतरे, जिंदा रहना है तो लहजे को जरा मासूम कर। मुझे लगता है कि राजनीतिक शिष्टाचार और राजनीतिक विनम्रता के स्तर पर अरविंद केजरीवाल की छवि इस समय बहुत खराब हो गई है। इस चीज को उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इस स्तर पर अरविंद केजरीवाल की इज्जत बढ़ाने में, जैसे आप किसी पॉलिटिशियन को थप्पड़ मार दीजिए, क्या होगा? उसके कार्यकर्ता आपको पीट देंगे। अरविंद केजरीवाल को जब उस ऑटो वाले ने थप्पड़ मारा तो अरविंद केजरीवाल घर गए थे। मैं अरविंद केजरीवाल का समर्थक हो सकता हूँ, विरोधी हो सकता हूँ उनकी राजनीति का, लेकिन ये बहुत साहस का काम है। आप किसी भाजपा या कांग्रेस के बड़े नेता से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो अपने को थप्पड़ मारने वाले के घर जाए। तो इस तरीके की चीजें थी। लेकिन इसी मोर्चे पर, इसी लोकप्रियतावादी मोर्चे पर कुमार विश्वास उनसे 4 कदम आगे। कुमार विश्वास वो हैं जो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं दे सकते हैं आम आदमी पार्टी में रहते हुए। कुमार विश्वास चूंकि आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के जब वो पार्टी आई थी तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर बड़े सवाल उठे थे कि ये क्या कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, क्या ये समाजवादी हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे पुराने गांधीवादी लोग भी इनके साथ थे, मेधा पाटकर भी इनके साथ थी। बात के समय में वो लोग किनारे हो गए और अभी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी खुद को एक सेक्युलर नेशनलिस्ट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, करना चाहती है और वैसे ही दिख रही है। वो गौरक्षकों और इन तमाम मसलों पर, तमाम कट्टरवादी हिंदू मुद्दों पर उनके खिलाफ हैं, लेकिन कश्मीर जैसे मसलों पर उनकी राय बिल्कुल राष्ट्रवादी है। और हाल में कुमार विश्वास का एक वीडियो आया था, हम सब ने देखा वो। उस वीडियो को शेयर करने वालों में, अगर आप ट्विटर को बहुत गौर से देखें, बहुत सारे भाजपा समर्थकों की भीड़ है और आप ऐसा कहते हुए पाएंगे लोगों को कि यार कुमार विश्वास ठीक आदमी है, पार्टी लाइन से हटके बात करता है। तो वे लोग जो स्वाभाविक तौर पर मोदी के समर्थक हैं और राष्ट्रवाद की इस हवा में, उन्हें कुमार विश्वास से गुरेज नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल से चिढ़ है। ऐसे समय में कुमार विश्वास इतने वो उन पॉपुलिस्ट हथकंडों को जानते हैं। मान लीजिए मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन दूं कि वो आज संयोजक पद उनको दे दिया गया, कुमार विश्वास उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहेंगे, वो कह सकते हैं, ये चौंकने वाली बात नहीं होगी कि आज ये तारीख है और मैं फिर 3 मई को और 8 मई को लाल चौक जा रहा हूं अपने भाई मनीष के साथ और लाल चौक पे हम तिरंगा फहराएंगे। जो नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, जो नहीं कर सकते, वो वहां के डिप्लोमेटिक समीकरण ऐसे हैं, लेकिन भले ही वो जम्मू में गिरफ्तार कर लिए जाएं। और मेरा ये कहना है उस प्रखर राष्ट्रवाद के मोर्चे पर वो ज्यादा सुर्खियां बटोरेंगे। दूसरा, वो बदतमीजी से बात नहीं करते हैं किसी से। तीसरा ये है कि वो मोदी जी काम करने नहीं दे रहे हैं और यही सारी समस्याओं की जड़ है, ऐसा नहीं कहेंगे। वो आदमी ऐसा है कि वो कुछ मोर्चों पर अपनी ही पार्टी की आलोचना करता रहा है, करता रहेगा, तो वो उनके व्यक्तित्व में शुमार एक चीज है। एक जो नेगेटिव राजनीति की इमेज जो पिछले कुछ दिनों में बनी है आम आदमी पार्टी की, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों को इस समय अलग कर देना जरूरी है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लिए इस बार वाकई अस्तित्व का संकट लग रहा है। क्योंकि इसके बाद 2019 के जो दिल्ली के चुनाव होंगे और अगर 2019 से पहले लोकसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव में मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो दिल्ली वालों के लिए बुद्धिमानी भरा फैसला हो सकता है, वो यही चुने कि हम दिल्ली में भी भाजपा को इस बार वोट दें। इसके बाद तो कोई और उपजाऊ जमीन पंजाब में ही थी, वहां ये लोग हार गए। कोई और उपजाऊ जमीन इनकी गुजरात वगैरह में ऐसी नजर नहीं आती कि कहीं सरकार बना लेंगे, तो इनके पास ही फिर ये सत्ता से पूरी तरह हर जगह से ये वाइप आउट हो सकते हैं। इसलिए ये जो 2019 से पहले 4-5 साल के फैसले, इसमें ऐसे ही पॉपुलिस्ट रेडिकल फैसलों की जरूरत है। इसमें कुलदीप 2 चीजें हैं कि एक है कि कुमार विश्वास पे जो दाव लगाएं कि वो भाजपा का जो नेशनलिज्म का एजेंडा है, प्रखर राष्ट्रवाद, उसको ये बिना कम्युनल हुए हाईजैक कर सकते हैं। ये इनके पास ये ताकत है। जैसे कि भाजपा ने धीरे धीरे कई चीजों को हाईजैक कर लिया है राजनीति में, अम्बेडकर से लेकर वही, मतलब एक चीज ये कि जैसे लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि सेक्युलर नेशनलिस्ट जैसी कोई चीज भी हो सकती है, क्योंकि ऐतिहासिक उदाहरण और इसके सफल दीर्घकालिक उदाहरण नहीं दिखते हैं कि लंबे समय तक किसी ने कोई सेक्युलर नेशनलिस्टिक प्रयोग किया हो और चला हो। लेकिन
कभी आप कल्पना कर सकते थे कि अंबेडकर जिनकी 22 प्रतिज्ञाओं में ये शामिल है कि मैं हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा, उसको एक हिंदूवादी पार्टी हाईजैक कर ले जाती है और अंबेडकर के नाम पर दलितों के वोट ले जाती है। तो राजनीति में कुछ भी संभव है, चूंकि ये प्रोपेगेंडा का समय है, ये प्रचारित करने का समय है, पॉपुलिस्ट तरीकों और राजनीतिक हथकंडों का समय है। तो कुमार विश्वास उस मोर्चे पर अगर पार्टी के फेस बना दिए जाएंगे तो वो अरविंद केजरीवाल के लिए भी उनका काम भी आधा करेंगे, और चुटकुलों में जो अरविंद केजरीवाल शुमार हो गए हैं वहां पर भी अब कुमार विश्वास को चुटकुलों में फिट करने में एक समय लगेगा। वो खुद चुटकुले और कहते हैं। कुमार विश्वास खुद चुटकुले कहते हैं। कुमार विश्वास इस देश के बड़े कवि बने ही चुटकुले सुनाकर हैं। उनकी कविताएं हैं, लिरिकल हैं, गेय हैं, कोई बहुत महान कविताएं नहीं है, लेकिन चूंकि गेय हैं और कुमार विश्वास उनको सुनाते वक्त कभी गालिब का जिक्र, कभी किसी देश की मौजूदा समस्या का जिक्र, और कभी चुटकुले, अरे तुम यहाँ हो मैं तो वहां खोज रहा था। ये वीडियो बाद में पॉपुलर हुआ, हर कैंपस में 10-20 चीजें कहते ही थे कि रात को 2 बजे मुझे आयोजक फोन करते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हो, इस तरीके की जोर। कोई दिक्कत भी नहीं है हंसने में। मुझे आप लोगों के एक बयान से एतराज है। कोई भी पार्टी किसी भी नेता या विचारधारा को या प्रतीक को हाईजैक नहीं करती है। जब आप ये कह रहे हैं कि हाईजैक कर रहे हैं तो आप ये मान रहे हैं कि किसी एक का उस पर वैलिड हक था। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। इन्होंने वजह कहा, नहीं है। आपने कहा कि बीजेपी ने अंबेडकर को हाईजैक कर दिया। हाँ, कर लिया। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी को देर सवेर ये समझ में आ गया कि इस देश में दलितों के हक की बात किए बिना आपका विकास नहीं हो सकता। संघ को पता नहीं कब समझ में आएगा। संघ के समर्थक कह सकते हैं कि देखिए हम इतने दलितों के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। मेरा सवाल है कि आज तक संघ का सरसंघ चालक कोई दलित क्यों नहीं बना? संघ वाले कहेंगे कि हम जाति नहीं मानते हैं। ठीक है, जाति नहीं मानते हैं तो सारे महाराष्ट्रियन ब्राह्मण ये किसी की उम्र में अगर एक राजेंद्र सिंह और रज्जू भैया के अपवाद को छोड़ दें। मेरी दिक्कत ये है जो आप लोग कह रहे हैं हाईजैक की बात, तो बीजेपी को जब ये समझ में आ गया कि दलितों के बिना कुछ नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी की सरकार कदम उठा रही है बहुत सारे, और अंबेडकर पर भी हक जता रही है। आप कह रहे हैं हिंदूवादी पार्टी, हमारे यहाँ गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बता दिया गया। भगवान के अवतारों में जो 13वें 14वें अवतार जोड़े गए बहुत सारे हैं, लोग सहमत भी नहीं है। सहमत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये बता दिया गया है, मैंने ये नहीं कहा कि है, है ना। अंततः तो सारा धर्म कंस्ट्रक्ट और दावे ही है ना। तो जिन गौतम बुद्ध ने जीवन भर भगवान के कॉन्सेप्ट की आलोचना की, मूर्ति की आलोचना की, आज उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगती हैं, उनको भगवान बताया जाता है। सबके अपने अपने उसके पीछे तर्क है। तो हाईजैक नहीं, हाईजैक है सर, नहीं, उसकी बीजेपी वजह है। अंबेडकर की लेगेसी पर दावा जमाने का काम कर रही, दावा जता रही है। मेरा हाईजैक में ये होता है कि किसी एक का हक है, नहीं, दूसरे ने जबरन ये खींच बात लिया। नहीं, हाईजैक ये होता वो है कि हाईजैक प्लेन नहीं है। होता है। नहीं, नहीं, हाईजैक शब्द का मतलब ही यही है। नहीं। हाईजैक का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसमें आइडियोलॉजी मैं ये कह हाईजैक। रहा हूँ कि हाईजैक का जो अर्थ है, मतलब मैं अभी भी इस पर कायम हूँ कि भाजपा ने अंबेडकर को हाईजैक किया है। वो इस लिहाज से ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे पहले बसपा का हक था और हाईजैक करके अपना ले लिया। अंबेडकर धर्म, हिंदू धर्म के बहुत प्रखर आलोचक रहे हैं और उन्होंने बहुत सीधे तौर पर, ये तो जानी हुई बातें हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना की है। अगर अंबेडकर की राजनीति पर भाजपा दावा ठोक रही है तो वो बताएगी क्या कि इन 22 प्रतिज्ञाओं पर उनका क्या मत है, क्या वो उनसे सहमत है कि असहमत है। तो ये मेरा ये कहना है कि इतिहास का के एक सिलेक्टिव हिस्से को उठा करके उसका सिलेक्टिव आधार पर प्रोजेक्शन है। आपने अंबेडकर ने जो बाकी कुछ लिखा उसको साइड में रख दिया और ये कहा कि दलितों की बात की तो इसलिए हम दलितों को आपको हम सिलेंडर देंगे और इसलिए हम दलितों के वो हैं। लेकिन अंबेडकर के जो विचार थे वो तो उन तमाम विचारों से, सांप्रदायिकता पर जो उनके विचार हैं वो तमाम विचारों से जो है वो बहुसंख्यक राष्ट्रवाद को लेकर के जो उनके विचार हैं उनसे तमाम विचारों से जो ये वाली जो है कौन है जो बत्रा जी वाली जो फिलॉसफी है, दीनानाथ बत्रा जी वाली, उसके बिल्कुल उलट है। लेकिन इससे भाजपा के नेता सहमत नहीं होंगे और उस पर बात भी नहीं करेंगे। आप कभी के इंटरव्यू में पूछिए तो वो असहज भी हो जाएंगे। तो ये बड़ी चालाकी से प्रोपेगेंडा के आधार पर हाईजैकिंग ही है। मतलब मैं इसके लिए हाईजैकिंग शब्द को बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट से मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सेकुलर नेशनलिज्म का अगर कोई स्पेस खाली रह गया है और आम आदमी पार्टी, मुझे नहीं ये सही है या गलत है, कितना सर्वाइव करेगा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के बेसिस पर अगर यहाँ बैठ करके हम इस विचार पर बात करें तो सेकुलर नेशनलिज्म वाली जो स्पेस है उसको आम आदमी पार्टी कैप्चर कर सकती है। इस देश में आप वैचारिक रूप से कितने भी मजबूत हों,
जनता को, वोटरों को लुभाने के लिए आपको थोड़ा सा लोकप्रिय होना पड़ता है, जो अरविंद केजरीवाल ने शुरुआती दौर में किया था। कभी वो बिजली के तार काट रहे थे, कभी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कुमार विश्वास ने इस देश के मुस्लिमों के हक में एक बहुत मार्मिक की बात कही थी। कुमार विश्वास ने कहा था कि आप किसी भी मुसलमान से देशभक्ति का सबूत देने को क्यों कहते हैं? वो तो इस देश की जमीन को 5 बार चूम के अपने अल्लाह की इबादत करता है, उससे ज्यादा फक्र के साथ वंदे मातरम कौन कहेगा? तो कुमार विश्वास को ये पता है कि किन जुमलों का इस्तेमाल करके दोनों पालों के उदारवादियों को साधा जा सकता है, और ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन क्या कुमार विश्वास के अंदर वो रणनीतिक चतुराइयां दिखाई देंगी जो अरविंद केजरीवाल ने दिखाई हैं? अभी असफल हो रहे हैं। देखिए, अब लोग, अभी तो गांगुली भी कह रहे हैं कि धोनी को T20 छोड़ देना चाहिए, लेकिन धोनी के ही नेतृत्व में इस देश ने T20 वर्ल्ड कप जीता, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। कमाल के रणनीतिकार थे। केजरीवाल के ही नेतृत्व में आम आदमी पार्टी, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई थी और लोग बोले थे यार पता नहीं क्या ही होगा, आधे लोग तो अन्ना आंदोलन के साथ नहीं है, उसने 28 सीटें जीती, 67 सीटें जीती, 4 जीते, मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। पंजाब में, गोवा में डेब्यू कर लिया, है ना, MCD में मुख्य विपक्षी दल बन गई। तो अरविंद केजरीवाल ने जो रणनीतिक चतुराइयां दिखाई हैं या शुरुआती दौर में, कुमार विश्वास क्या वो दिखा पाएंगे? ठीक है, कुमार विश्वास के आने के फायदों पर तो हमने बात की, पर उसके साथ के जोखिम पर जो आपने एक सवाल भी पूछा, और भी बहुत सारे जोखिम हैं। जैसे एक तो रणनीतिक चतुराई का, मुझे लगता है कि अभी जो रणनीतिक विफलता है, जो नेतृत्व दिखा रहा है इनका, उस स्तर में कोई और विकल्प नहीं है। क्योंकि मुझे ये बहुत कम समय बचा है 2019 को लेकर के, मतलब ये राजनीतिक बदलाव के लिहाज से और एक पार्टी के रिवाइवल के लिहाज से बहुत ज्यादा समय नहीं है। 2017 चली रहा है, 19 में चुनाव होने हैं, तो उस लिहाज से ये रिस्क लिया जा सकता है। रणनीतिक चतुराई के लिहाज से कुमार विश्वास पता नहीं कैसे एक संगठन को मैनेज करने के स्तर पर कितने कारगर साबित होंगे, लेकिन बैक पर्दे के पीछे तो अरविंद केजरीवाल अपना काम कर ही सकते हैं। मनीष सिसोदिया हैं, मनीष उनके बचपन के मित्र हैं, तो उस लिहाज से उनको वो सहायता दे सकते हैं। पर कुमार विश्वास ने अपना जो व्यक्तिगत प्रोफाइल मेंटेन किया है, वो व्यक्तिगत प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए जिस चतुराई की आवश्यकता होती है, वो चतुराई मुझे लगता है कि पर्याप्त है। और पूरी पार्टी का प्रोफाइल अगर उन्हें मेंटेन करना होगा तो उसी चतुराई से कर ले जाएंगे। बहुत सारे वो बहुत वाकपटु हैं, तो तमाम आरोपों पर बहुत व्यंग्य की शैली में जवाब देना, और किस भाषा में जवाब देना है कि ज्यादा सेलेबल होगा, ज्यादा बिकेगा, ज्यादा लोगों को अपील करेगा, ऐसी भाषा में वो जवाब दे देते हैं कई बार कि भाजपा का समर्थक कंफ्यूज हो जाता है कि इससे असहमत कैसे हुआ जाए, इस बात से कैसे असहमत हुआ जाए। तो अब ये मास्टर, देखिए जोखिम तो है, ये एक जोखिम है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं। कल भी कोई ये बात मैं किसी से कह रहा था तो उन्होंने कहा कि एक खतरा ये है कि कुमार विश्वास को पार्टी का फेस बनाने से मुसलमान नाराज हो सकता है। एक और बड़ा खतरा है कुलदीप, कि जो अभी चल रहा है कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदू नेशनलिज्म, अगर कुमार विश्वास उस तरीके की राजनीति करते हैं जो सेक्युलर नेशनलिस्ट और वो चीजें हैं, तो इन चीजों के खिलाफ, मतलब बाकी पार्टियां परंपरागत हैं, सोच समझ के बोलती हैं, बिना सोचे नहीं बोलती हैं। आम आदमी पार्टी का हिसाब किताब ऐसा रहा है कि कुछ चीजों पे खरी खरी बातें बोल देते हैं। मतलब जो मॉडर्न पॉलिटिक्स कहें या फ्यूचर की पॉलिटिक्स, जिस दावे से आए भी थे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी इन्होंने प्रश्न उठाए थे, ज्यादातर लोग नहीं उठाएंगे, इस बात से बचेंगे। और यहीं पर वो वीडियो का जिक्र जरूरी है। कुमार विश्वास ने जो वीडियो बनाया था अभी 20 मिनट वाला, उस वीडियो में उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पूरे देश को बधाई दी जानी चाहिए, और जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो ये सवाल उठाया जाना सही है कि गलत है या नहीं, पर इस एक राय को मुझे लगता है कि ये ज्यादा मास अपील करने वाली है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है। और आम आदमी पार्टी कोई उससे अलग नहीं है। आम आदमी पार्टी कोई राष्ट्रवाद की राजनीति से अलग नहीं है। कपिल मिश्रा जो उनके नेता हैं वो प्रखर राष्ट्रवादी हैं, और प्रखर राष्ट्रवादी तरीके से वो भाजपा की आलोचना करते हैं। तो जब उस लीग पे आम आदमी पार्टी एक साइलेंट तरीके से बढ़ रही है तो खुल्लम खुल्ला बढ़ने में क्या समस्या है। जो बात मैं कह रहा था कि मुसलमान नाराज हो सकते हैं, या मोदी के लिए कुमार विश्वास का सॉफ्ट टारगेट है, सॉफ्ट है उनके मन में जगह है, लेकिन इसको लेकर के 2-3 मेरी मानता है। मुझे लगता है कि वो पुराना समय था जब कुमार विश्वास राष्ट्रवाद की व्याख्या में अपने कवि सम्मेलनों के बीच में इस तरह की बातें कह दिया करते थे कि जिस बेखौफी से या जिस बेबाकी से उत्तर प्रदेश की पुलिस यूपी में किसी संत को उठा लेती है एक एफआईआर पर, उससे एफआईआर होने पर वो बुखारी को उठाकर दिखाएं, ऐसा उनका बयान है। लेकिन अब वो इस तरीके के बयानों से परहेज करते हैं। और बाद के दिनों में इन्होंने बताया कि वो सजदा करता है तो 5 बार इस जमीन को चूमता है, इस तरीके के बयान किए हैं। उन्होंने बहुत सारे मुसलमान फैन बनाए हैं।
उन्हें पता है कि इस मोर्चे पर उन्हें कितनी सावधानी से बोलना है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं है, ये अलग चीज है। ठीक है, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर, जब चूंकि हम इस पर बात कर रहे हैं कि क्या उनके आने से मुसलमान नाराज हो गए, नहीं। दूसरा, कल वाले जब सुकमा हमला हुआ और जवान शहीद हुए, तो इन्होंने कुमार विश्वास ने नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया। उस वीडियो में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे और यूपीए के समय ऐसे ही हमला हुआ था और नक्सली हमले में जवान शहीद हुए थे, तो उस पर वो नरेंद्र मोदी का बयान है कि मैं इसके लिए पूरी तरह केंद्र सरकार को और उनकी नीतियों को दोषी मानता हूँ। तो वो उन्होंने रिट्वीट किया। तो ऐसा नहीं है कि वो बाद के दिनों में नरेंद्र मोदी पर सॉफ्ट बचे हुए हैं, नरेंद्र मोदी की खूब आलोचना कर रहे हैं वो। आप उनकी ट्विटर देख लीजिए, उनका वो वीडियो देख लीजिए। ये जरूर है कि उनके इस शिष्टाचार का कई बार अर्थ निकाल लिया जाता है कि वो सॉफ्ट है। अब उन्होंने योगी को शुभकामनाएं दे दी तो इसका कुछ लोगों ने अर्थ निकाला ऐसा, और ये बातें होती हैं, इनमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर कोई कहे कि भाई आप मालिनी अवस्थी से आपके अच्छी मित्रता है और उनके पति अवनीश अवस्थी योगी सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए हैं, तो लोग बात तो करेंगे, बात करने को आप नहीं रोक सकते हैं और इस पूरे निष्कर्ष को भी एकदम से खारिज नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद मुझे लगता है कि कुमार विश्वास उस शिष्टाचार को एक जगह बनाए रखते हैं और अपनी सेक्युलर नेशनलिस्ट, हार्डकोर सेक्युलर नेशनलिस्ट अप्रोच को एक जगह बनाए रखते हैं। तो वो उस लिहाज से ज्यादा पॉपुलिस्ट फेस हैं। उनके पीछे एक युवाओं की ऐसी फौज है जो किसी भी पार्टी के बंधन से मुक्त है। उनके फैंस में बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा को वोट डालकर आते होंगे, बिल्कुल। और वो वैसा राजनीतिक साहस रखते हैं कुमार विश्वास, जो कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह को सांसद बनवाने में एक मेरा भी वोट था। तो ये कह देता है वो आदमी। आपने कितने नेता ऐसे देखे हैं जो ये बता दें कि मैंने हाँ भाजपा को वोट दिया था और बाद में मैं आम आदमी पार्टी में आ गया, बस सहमत हूँ, अब मैं आलोचना करता हूँ, इसमें क्या समस्या। ऐसी बेबाकी और ऐसी पॉपुलिस्ट अप्रोच की जरूरत इस समय आम आदमी पार्टी को है। तो वो जो मीडिया में और सोशल मीडिया पर पॉपुलर वजहों से, मतलब इन लोकप्रियतावादी वजहों से सुर्खियों बटोरने का काम वो कर सकते हैं, और सरकार चलाने का काम, विकास कार्यों का काम, अपना एक विकास का मॉडल जनरेट करने का काम, स्कूलों की हालत सुधारने का काम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार अलग से। आम आदमी पार्टी तमाम दावों के बावजूद विकास के काम इसने काफी किए हैं, स्कूलों में मोहल्ला क्लिनिक वगैरह वगैरह, लेकिन नौकरियों के मामले पर फिसलती रही है, नौकरियां नहीं जनरेट कर पाई हैं। और ये एक अंडर करंट है, इसको लेके मतलब काफी गुस्सा रहता है लोगों के मन में। लेकिन दिल्ली होने की वजह से, दिल्ली काफी हैपनिंग जगह है, ये बात उतनी खुल के सामने नहीं आती। ये इनका मेजर सेटबैक रहा है। तो जैसा कि कुलदीप कह रहे हैं, कुमार विश्वास के आने के बाद केजरीवाल शायद इस चीज पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या कुमार विश्वास भाजपा के एजेंडे को हाईजैक करते हैं या फिर भाजपा कुमार विश्वास को हाईजैक कर लेती है आम आदमी पार्टी से। मुझे जैसे ये भी एक, पिछली बार हमने एक बार इस पर भी लाइव किया था और इस संभावना पर बात की थी। मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं कि कुमार विश्वास अपने प्रखर राष्ट्रवादी विचारों की वजह से भाजपा के लिए आदर्श संभावना जरूर है। इसके बावजूद वो अपने जीवन काल में कभी भाजपा में जाएंगे तो कोई और चौंके ना चौंके, मैं जरूर चौंकूंगा। मतलब व्यक्तिगत तौर पर मैंने उनको जितना उनकी फॉलो किया है और उनकी राजनीति को और उनके मंच पर उनकी उपस्थिति को, उनके बयानों को जितनी बारीकी से पढ़ने की कोशिश मैंने की है 2007-8 के समय से, तब से मैं देख रहा हूँ, और पहले से भी, बल्कि जब उनकी कोई दीवाना कविता वायरल नहीं हुई थी, कोई आसार नहीं थे, और उनको मंच पर देख करके लगता था ये कौन पतला सा लड़का है जो इतना सुंदर मंच संचालन कर रहा है, ये तो अशोक चक्रधर को टक्कर देगा। और बाद में अशोक चक्रधर को रिप्लेस कर ही दिया उन्होंने, पॉपुलर कविता के मंच पर सबसे नामी संचालक के तौर पर वो उभरे। बाद में उनकी वो कविता वायरल हो गई, तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि वो भाजपा में कभी चले जाएंगे। एक तो आप देखिए, आप इतने खुले तौर पर नरेंद्र मोदी का विरोध आप करेंगे और ये वीडियो पुराना याद दिलाएंगे, बंगारू लक्ष्मण याद दिलाएंगे, तो स्मृति ईरानी से ज्यादा विरोध किसी ने नहीं किया। नहीं, तो उमा भारती ने भी किया है, लेकिन इसीलिए उमा भारती और स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास में फर्क है, यही फर्क है। तो इसका समापन करते हैं। ठीक है, ये हमारा मतलब मुझे ये लगा कि चूंकि सब तरफ से सलाहें आ रही हैं, तो एक रेडिकल सलाह ही सही, एक पॉपुलिस्ट सलाह ही सही, ये सलाह एक मेरी है। इस पर आपने सौरभ सर की और ऋषभ की राय भी सुनी। आप लोगों की क्या राय है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और आपकी रायों को भी हम लोग अगर इस पर स्टोरी करेंगे तो लाइव उसमें जरूर जगह करिएगा देंगे। यूट्यूब और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि कहा ही जाता है हर बार। तो ये फेसबुक लाइव देख रहे थे आप मेरे साथ, मेरा नाम कुलदीप सरदार, मेरे साथ ऋषभ जल्दी गुस्सा होते हैं और उनसे भी जल्दी गुस्सा होते हैं सौरभ सर, रजत हैं पीछे। कैमरे के पीछे रजत सर।